फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव के इस YouTube परिवार पर। दोस्तों आज भी हम लोग बात करने वाले हैं 12वीं कक्षा के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का आज का पहला सवाल है, सतत प्रजनक तथा मौसमी प्रजनक जीव क्या है या जीवधारी किसे कहते हैं। तो सतत प्रजनक यानी जिसे हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं, और मौसमी प्रजनक जिसे हम लोग सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। हम लोग अगर ब्रीडर की बात करें तो कुछ ऐसे भी जीव हैं हम लोगों के प्रकृति में जो साल भर के किसी भी महीने में ब्रीड कर सकते हैं, अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो इस प्रकार के जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर यानी कि सतत प्रजनक जीवधारी कहते हैं। तो अगर इसके विपरीत जो है कि अगर वह क्या कर सकता है, कोई भी जीव जो है किसी खास समय में पार्टिकुलर एक मौसम में ही अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी प्रजनक जीवधारी कहते हैं। जैसे कि मछलियाँ होती हैं, बर्ड्स होते हैं, ये सब के सब क्या हैं, मौसमी प्रजनक हैं। वो किसी खास मौसम में ही अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला है सवाल कि पुष्प क्या है, पुष्प के हिस्से का नाम बताएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पुष्प जो हैं वो पौधों के ही एक हिस्से हैं। और किस प्रकार के हिस्से हैं, तो यह क्या है, प्रजनन अंगों से संबंधित है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पुष्प जो है वह पौधे का एक प्रजनन अंग है या लैंगिक प्रजनन अंग है, जो किससे संबंधित है, प्रजनन कार्यों से संबंधित है। और इनमें क्या है, अलग अलग प्रकार के हिस्से होते हैं। और अगर हम लोग इनके महत्व को देखें तो पुष्प का अपना एक महत्व है। सबसे बड़ी बात कि पुष्प जो है अगर ना रहेंगे तो हम लोग फल और बीज कैसे प्राप्त होंगे। दूसरा कि पुष्प का हम लोग धार्मिक महत्व में भी करते हैं, सोशल वैल्यू भी इसका है, जैसे कि हम लोग पूजा पाठ करने में करते हैं या किसी प्रकार का फंक्शन होता है उसमें करते हैं, डेकोरेशंस में करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए करते हैं। तो ये पुष्पों के क्या है, उपयोग है यानी सिग्निफिकेंस है। और पुष्प में कितने हिस्से होते हैं, तो हम लोगों को याद रखने, पुष्प के जो हिस्से हैं ना, 4 हिस्से होते हैं, जिसमें से कि पहला क्या है, कैलिक्स है, दूसरा क्या है, कोरोला है, तीसरा क्या है, एंड्रोईशियम है, और आगे क्या है, गाइनोईशियम है। जिसमें कैलिक्स की इकाई को क्या बोलते हैं, सेपेल कहते हैं, कोरोला की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं, एंड्रोईशियम की इकाई को हम लोग स्टामेन कहते हैं, और गाइनोईशियम की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो गाइनोईशियम जो क्या है, पुष्प का स्त्री प्रजनन अंग है, इसमें भी 3 हिस्से होते हैं, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। और एंड्रोईशियम जो पुष्प का क्या है, नर प्रजनन अंग हिस्सा होता है, उनकी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, स्टामेन कहते हैं। उसमें भी आपके जो है कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कि फिलामेंट है, एंथर है, और एंथर के अंदर क्या बनते हैं, आपके परागकण बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है, पुष्प क्या है, लैंगिक प्रजनन अंगों से संबंधित है ना, पौधों के लैंगिक हिस्से हैं, प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और इनमें जो है 4 हिस्से होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। तो हम लोगों को क्या करना है, इतना जो है याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, हम लोग अभी क्या पढ़े कि पुष्प में 4 हिस्से होते हैं, जिसमें जो है एंड्रोईशियम जो कि पुष्प का क्या है, नर प्रजनन अंग हिस्सा है, जिसे हम लोग पुमांग कहते हैं। और उनमें कितने हिस्से, आपके संयोजी वाले हिस्से, आपके एंथर वाले हिस्से और आपके तंतु वाले। तो एंथर यानी परागकोश के अंदर ही क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। तो सवाल क्या है हम लोगों का, परागकण का निर्माण कहाँ होता है। तो परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो पराग कोश में होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लघु बीजाणुजनन क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइक्रो है ना, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस।
इससे किसमें क्या निर्माण होता है, इसमें जो है किसका फॉर्मेशन होता है, तो क्या है लघु बीजाणु जनन। तो इसमें क्या होगा, परागकण की बनने की बातें होंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्या होगा, परागकण का निर्माण होगा। और लघु बीजाणु जनन की क्या प्रक्रिया है, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परागकण जो कहाँ बन रहे हैं, परागकोश के अंदर बन रहे हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में एंथर कहते हैं, और जीव विज्ञान के टेक्निकल वर्ड्स में हम लोग इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो होता क्या है कि जो आपके परागकण हैं वो कहाँ बन रहे हैं, तो एंथर के अंदर बन रहे हैं। किससे बनते हैं भाई, तो यह बनते हैं आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु मातृ कोशिका बनते हैं। तो यहाँ पर किससे बनता है, कैसे बनता है, तो यह बनता है अर्धसूत्री विभाजन से। कैसे, अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। कितने बनते हैं, एक से एक MMC यानी कि सिंगल लघु मातृ कोशिका से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो अलग अलग फॉर्म्स में रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलन टेट्राड कहते हैं। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या है। तो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया जो है यह पोलन ग्रेन्स के बनने की प्रक्रिया है। लघु बीजाणु जनन जो प्रक्रिया है वह लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया है, जिसमें एक लघु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक से कितने सेल, 4 परागकण का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अंग्रेजी में आप नोट्स भी कर सकते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, या व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल दैन फॉर्म्स 4 हाइप्लोइड माइक्रोस्पोर्स थ्रू meiosis डिवीजन। तो इट इज ऑल्सो नॉन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु जनन एक क्या है, परागकण बनने की प्रक्रिया है, जिसमें परागकण परागकोश के अंदर लघु मातृ कोशिका से कैसे भाई, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और कितने, तो 4 परागकण का निर्माण होता है अगुणित। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और यहाँ पर किसका निर्माण होता है, तो परागकण का निर्माण होता है, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हम लोगों का है, ओव्यूल के डंठल को क्या कहते हैं, याद रखना है। ओव्यूल के डंठल को हम लोग क्या कहते हैं, फनिकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, फनिकिल कहते हैं। तो ये है कि अगर पत्ती डंठल पर रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे पेटियोल कहा जाता है। पुष्प जिस डंठल नुमा संरचना पर रहेगा उसे हम लोग पुष्पवृंत यानी उसको पेडिसिल बोलेंगे, और पुष्पक्रम जहाँ रहेगा उसे हम लोग पेडेंकल बोलेंगे। लेकिन सवाल क्या है हम लोगों का, यहाँ है ओव्यूल। ओव्यूल जिस डंठल नुमा संरचना पर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फनिकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फनिकिल बोलेंगे। उसके बाद है कैलिस्टोगेमस और चास्मोगेमस फ्लावर क्या है। देखिए कैलिस्टोगेमस और चास्मोगेमस। तो कैलिस्ट मतलब होता है यहाँ पर नॉट ब्लूमिंग, यानी एक ऐसे फूल जो खिलते ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिस्टोगेमस। और हम लोग के अध्याय में जो है 12वीं अध्याय में हम लोगों का जो है क्या है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट है ना, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल साहब का, जिन्होंने जो है अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। तो ये भी पुष्प आपके क्या है, कैलिस्टोगेमस है ना, क्योंकि इसमें इसीलिए वजह से इसमें क्या होता है, स्वपरागन की प्रक्रिया होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो कैलिस्टोगेमस फ्लावर किसे कहते हैं, वैसे पुष्प जो खिलते ही नहीं है, नॉट ब्लूमिंग फ्लावर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिस्टोगेमस फ्लावर। और चास्मो किसे बोलेंगे, ब्लूमिंग फ्लावर को, यानी वैसे फूल जो खिलते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, चास्मोगेमस फ्लावर कहेंगे। यानी ब्लूमिंग फ्लावर को चास्मो और नॉट ब्लूमिंग को क्या बोले, कैलिस्टोगेमस फ्लावर कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परागन की परिभाषा दें। देखिए परागन है, परागकण नहीं है ना, परागन यानी कि आपका पॉलिनेशन है। तो परागन क्या है, यह
परागकण के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। तो ये परागकण कहाँ बनते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा परागकण जो है वो कहाँ बनते हैं, वो परागकोश में बनते हैं। तो परागकण कहाँ से, परागकोश से निकलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो ये स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, परागण नाम दिया। यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर इनटू सूटेबल स्टिग्मा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी कि पुष्प के नर प्रजनन अंग एंथर और एंथर के अंदर यानी परागकोश के अंदर पाए जाने वाले पोलन ग्रेन्स जब वर्तिकाग्र पड़ जाएंगे तो ये जो जाने की प्रक्रिया है ना, स्थानांतरण की प्रक्रिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं, यानी पॉलिनेशन में बोलते हैं। और ये पॉलिनेशन अलग अलग माध्यमों के द्वारा होता है। जैसे कि अगर हवा के द्वारा होगा तो इसे हम लोग एनिमोफिली कहते हैं, अगर जल के द्वारा होगा तो उसे हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं, अगर कीट पतंग के द्वारा होगा तो उसे हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं, अगर घोंघा के द्वारा होता है तो उसे हम लोग मेलेकोफिली कहते हैं, अगर चमगादड़ के द्वारा होता है तो इसे हम लोग कैरेप्टेरोफिली कहते हैं, है ना। तो ये आपका माध्यम है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विपुंसन से आप क्या समझते हैं। विपुंसन जिसका अंग्रेजी मतलब होता है इमस्कुलेशन। विपुंसन एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग पुष्प के नर प्रजनन अंग को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सके। तो हम लोग पॉलिनेशन कराते हैं इसीलिए है क्योंकि उसमें क्या हो सके, फल बन सके, निषेचन की प्रक्रिया हो सके। लेकिन विपुंसन में हम लोग नर को ही हटा देते हैं ताकि क्रॉस हो सके, यानी कि पर परागण की प्रक्रिया हो सके। तो विपुंसन क्या है, पुष्प से नर प्रजनन अंग को हटा देने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। अगला सवाल है कि उभयलिंगी पुष्प क्या है, यानी बायसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं। तो बायसेक्सुअल फ्लावर यानी कि उभयलिंगी पुष्प वैसे पुष्पों को कहा जाता है जिसमें नर और मादा दोनों जो है पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और यहाँ पर जो है अगर दोनों एक ही साथ ग्रो करे, विकसित हों, तो यह एक साथ कर जाएगा तो क्या करेगा, स्वपरागण करेगा ना। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प। वैसे पुष्प जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग दोनों भाग लेते हैं, एंड्रोशियम भी होगा, गाइनोशियम भी होगा। तो वैसे पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, यानी बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अगर कोई एक ही रहेगा तो उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल कहेंगे, जैसे कि पपीता हो गया, परवल हो गया, तरबूज, ये सब के सब क्या है, यूनिसेक्सुअल यानी एकलिंगी पुष्प है। अब बढ़िए आगे। तो दोहरा निषेचन किस प्रकार के पौधों में देखा गया था। तो दोहरा निषेचन किस में हम लोग देखते हैं, पहली बार देखा गया तो लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। आपको वैज्ञानिक नाम भी याद रखना, किसने देखा था, नवास्टिन नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। दोहरा निषेचन उन्होंने करा था क्या, कि लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में उन्होंने क्या किया था, दोहरा निषेचन देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल भित्ति का नाम बताएं। तो फल में कितनी भित्तियाँ होती हैं, तो 3 भित्तियाँ होती हैं। एक होता है एपीकार्प, दूसरा होता है मेसोकार्प और क्या होता है, एंडोकार्प। यानी बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। तो फल में 3 भित्तियाँ हो गई, और बाह्य, मध्य और अंतः। और हर एक फल का हम लोग क्या खाते हैं, अलग अलग हिस्सा खाते हैं, यानी इडिबल पोर्शन हर एक फलों में अलग अलग होता है। चलिए आगे बढ़िए। WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है STD। STD की जो है आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी लैंगिक संचारित रोग। उसके बाद है MTP। MTP का पूरा नाम क्या होता है, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का पूरा नाम क्या होता है, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद है एलिसा, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। फिर से आप रिवाइज करिए, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। एलिसा का पूरा नाम क्या है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। उसके बाद आगे बढ़िए। गर्भाशय में कितनी भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो गर्भाशय क्या होती हैं, ये स्त्री प्रजनन का ही एक हिस्सा है, जो फेलोपियन नलिका आती हैं और वो फ्यूज करती हैं, जिससे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। और यही क्या होता है, शिशु पलते हैं, बढ़ते हैं, यानी गेस्टेशन की प्रक्रिया होती है। तो गर्भाशय में कितने लेयर, 3 लेयर। पहला
एपीमेटेरियम जो बाहर होता है, मीजोमेटेरियम जो क्या होता है मध्य होता है, जो क्या होती है मोटी दीवार वाली होती है, और इन्हीं के सिकुड़न और फैलाव के कारण बच्चे शरीर से बाहर आते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोमेटेरियम या मीजोमेटेरियम। और एक आंतरिक सतह होता है गर्भाशय में जिसे हम लोग एंडोमेटेरियम कहते हैं, और जो क्या होती हैं खुरदरी होती हैं। इसी में क्या होना है, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होना है जिसे हम लोग प्रत्यारोपण कहते हैं। तो सवाल क्या है, गर्भाशय में कितनी भित्ति होती हैं, तो 3 भित्ति होती हैं। पहला एपीमेटेरियम, दूसरा मीजोमेटेरियम और एंडोमेटेरियम। तो ये क्या हो गए, गर्भाशय की भित्तियाँ हो गई। भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि इसमें जो फैमिली प्लानिंग है भारत की शुरुआत कब हुई थी, तो हम लोगों को क्या करना है, लिखना है 1951 ईस्वी में जो है भारत में प्रथम बार जो है परिवार नियोजन की शुरुआत हुई थी। दूसरा सवाल है कि RCH का पूरा नाम क्या है, तो RCH का पूरा नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है। उसके तीसरा सवाल है कि बर्थ कंट्रोल यानी कंट्रासेप्शन क्या है, यानी कि वे विधियां जो गर्भ धारण को रोकने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, जिससे क्या हो, कम संतानें हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रासेप्शन कहते हैं। और इनमें जो जो युक्तियां काम आती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रासेप्टिव कहते हैं। यानी कि वे युक्तियां जो गर्भ धारण को रोक सके या मदद करती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक विधियां या युक्तियां कहते हैं। जो किस किस तरह के होने चाहिए, एक आदर्श कंट्रासेप्टिव के क्या क्या गुण हैं आइए जानते हैं। तो पहला है यूज फ्रेंडली, यह क्या होना चाहिए, आसानी रूप से हम लोग उपयोग किया जाने वाला होना चाहिए। ईजिली अवेलेबल, यह आसानी से मिल जाना चाहिए। इफेक्टिव, यह प्रभावी हो कि अगर हम लोग उन चीज़ों का यानी कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो यह बर्थ कंट्रोल को क्या करता है, बर्थ कंट्रोल को रोकता है। यानी कि यह क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। अगर इस्तेमाल करते हैं तो बर्थ कंट्रोल पर रोक लगता है। ठीक है, तो यह कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, और साथ साथ यह साइड इफ़ेक्ट वाला नहीं हो कि अगर हम लोग कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करें तो वो हमारे लोगों के शरीर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े, है ना। तो कैसा, फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और नो साइड इफ़ेक्ट यानी किसी प्रकार का प्रभावी नहीं हो, शरीर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और यह हम लोगों के पर्यावरण के लिए भी ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग इसको बाहर में रिलीज़ करते हैं तो यह भी नहीं होना चाहिए कि पर्यावरण को यह नुकसान पहुंचाता हो। ठीक है, अगला है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यानी अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ क्या है। तो आइए जानते हैं अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, यानी कि गर्भ निरोधक में जो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं ना, कि जैसे कि आपका जो है गर्भ निरोधक की कुछ विधियाँ, जिसमें हम लोगों का जो है गर्भ निरोधक विधियाँ में अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ भी शामिल होती हैं। तो ये क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो एक युक्तियाँ हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गर्भाशय में यानी कि जननेंद्रियों में जो है हम लोग कुछ युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि गर्भ धारण को रोकता है। जिसमें आपके हैं, आपके कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलॉइड्स है और 375 है। जो इस तरह की युक्तियाँ जो है क्या किया जाता है, गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है, जिससे क्या हो, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो। तो ये मददगार होती हैं आपके बर्थ कंट्रोल में, जिसे हम लोग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि ऑर्चिएक्टोमी, ऑर्चिएक्टोमी क्या है। तो ऑर्चिएक्टोमी जो है एक प्रकार का क्या है, सर्जिकल मेथड है यानी संक्रिया विधि है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शरीर से एक या दोनों वृषण को हटा देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्चिएक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्चिएक्टोमी कहते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस 1 और बोथ। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑर्चिएक्टोमी कहलाती है। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या है, तो ये एक आपके क्या है, ऑपरेशन मेथड है जो टर्मिनेशन मेथड से भी कहलाते हैं। तो वेसेक्टोमी जो है यह क्या होता है, सर्जिकल मेथड, ऑपरेटिव मेथड होता है, जो पुरुषों में क्या किया जाता है, ये संक्रिया अपनाई जाती है, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पुरुष नसबंदी। और ये क्या है, स्त्री। तो इसमें यह पूरी वेसेक्टोमी में क्या होता है, वेसेक्टोमी वह पुरुषों के शरीर में किया जाता है, और ट्यूबेक्टोमी क्या है, एक सर्जिकल मेथड जो स्त्रियों में करी जाती है, यानी स्त्री नसबंदी। तो यहाँ पर जो है पुरुष में वेसेक्टोमी और स्त्रियों में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, जो है क्या है,
सर्जिकल या ऑपरेटिव, जिसे हम लोग टर्मिनेटिव मेथड्स भी कहते हैं। तो पुरुषों में जनन अक्षमता क्या है, यानी इनफर्टिलिटी क्या है, और इनके कारण बताएं। नॉर्मली क्या होता है, जब दो यानी पुरुष और स्त्री जो तो पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं, जो पूरी तरह से फंक्शनल होते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं तो एक नए जीव बनते हैं, है ना, एक नए शिशुओं का विकास होता है। तो क्या हो, जब किसी पुरुषों में क्या होता है, बांझापन का शिकार हो, इनफर्टिलिटी आती है, तो किस किस वजह से जो है वे संतानों को जन्म देने में या उत्पत्ति करने में असहाय होते हैं, इनएबिलिटी होती है, क्षमता नहीं होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर कारण जानेंगे, काउजेस क्या होता है इनफर्टिलिटी का शिकार पुरुषों में। तो लो स्पर्म क्वालिटी रहेगा, तो इससे भी जो है पुरुष कंसीव नहीं कर सकते हैं महिलाओं को। ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि अगर क्या हो, स्पर्म काउंट जो है वह कम रहेगा, तो इससे भी क्या है, पुरुष क्या है, जनन क्षमता के शिकार हो सकते हैं। उसके बाद है एजोस्पर्मिया, यानी कि अगर क्या होगा, एब्सेंस होगा स्पर्म, तो इस कंडीशंस में भी क्या होगा, पुरुष जो है जनन अक्षमता के शिकार होंगे। और आगे जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन, अगर क्या हो, ये लैंगिक जो है विकृति आती है किसी अंगों में, तो ये सारा का सारा जो है क्या होता है, ये जनन अक्षमता के शिकार है, जो कि पुरुषों में इन वजहों से क्या होता है, ये इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं।